हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 की हिंदी। हिंदी व्याकरण में एक नया टॉपिक हमने स्टार्ट किया जिसका नाम है अविकारी शब्द या अव्यय। इससे पहले आप पढ़ चुके हैं विकारी शब्द। विकारी शब्द वे शब्द जिनमें लिंग वचन और काल के आधार पर परिवर्तन हो जाता है, वे आपके विकारी शब्द कहलाते हैं। इसमें हमने इसके 4 भेद पढ़े हैं, जिसमें आपका संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण है। इन सभी को आप डिटेल में पढ़ चुके हैं, इनके भेद हमने पढ़े। अविकारी शब्द क्या होते हैं? जिनमें लिंग वचन कारक या काल के आधार पर परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें अव्ययी या फिर अविकारी शब्द कहा जाता है। अव्ययी शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है जिसमें कोई परिवर्तन ना हो। ठीक है, तो ये हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया था। और इसके यहाँ पर देखिए, इसकी परिभाषा आपको लिखाई थी मैंने। तो ये आपने लिखा था कि ऐसे शब्द जिनमें लिंग वचन काल की दृष्टि से कोई रूप परिवर्तन नहीं होता है, वे आपके अव्ययी कहलाते हैं। अव्ययी का जो शाब्दिक अर्थ है वो है अधन व्यय के योग से ये बना है। इसका अर्थ हो जाएगा जिसमें कोई व्यय ना हो। अ का मतलब अभाव, व्यय का अभाव, जिसमें कोई व्यय ना हो। अव्ययी के निम्नलिखित भेद हैं, जिसमें आपका पहला क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात है। तो अब क्रिया विशेषण हम पढ़ रहे थे, प्रीवियस लेक्चर में हमने क्रिया विशेषण पढ़ाया। तो क्रिया विशेषण क्या होता है? क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे यहाँ आपको लिखा है कछुआ धीरे धीरे चल रहा है। काम क्या? जब जब भी आपको क्रिया विशेषण पहचानना हो, सबसे पहले आप काम को पहचानिए उस वाक्य में कि काम क्या हो रहा है। देखिए, कछुआ धीरे धीरे चल रहा है, काम क्या हो रहा है? चलने का काम हो रहा है। अब कैसे चल रहा है, कब चल रहा है, किस प्रकार से चल रहा है और कहाँ पर चल रहा है, इन प्रश्नों का आप उत्तर ढूंढिए। तो कैसे चल रहा है, आपको पहले ही प्रश्न का उत्तर मिल गया, धीरे धीरे। तो ये आपका क्रिया विशेषण हो गया है। गाय नीचे बैठी है, काम क्या हुआ है? बैठने का काम हुआ है। अब कहाँ बैठी है? नीचे। तो नीचे यहाँ पर आपका क्या है? ये आपका क्रिया विशेषण है। तो देखिए यहाँ पर कि क्रिया जो रेखांकित शब्द हैं उनमें क्रिया कैसे, कहाँ, कितनी और कब हुआ है, इसका बोध करा रहे हैं। वे सभी शब्द आपके क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, अतः ये आपके क्रिया विशेषण हो जाएंगे। और इसके भी हमने आपको 4 भेद बताए थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर काम कैसे, कहाँ, कितनी और कब, ये 4 यहाँ पर इसके प्रश्न हैं। तो इन्हीं के आधार पर इसके जो है 4 भेद हैं। जैसे पहला आपका कालवाचक, यानी कि किस काल में, किस समय में जो है काम हो रहा है। स्थानवाचक, किस स्थान पर हो रहा है। रीति, किस प्रकार से काम हो रहा है, कैसे हो रहा है। परिमाण, कितना काम हो रहा है। ये सब इसके भेद हैं। हमने कालवाचक पढ़ लिया था प्रीवियस लेक्चर में। कालवाचक का अभिप्राय है समय से। कुछ क्रिया विशेषण शब्द क्रिया की काल संबंधी विशेषताओं का बोध कराते हैं, उन्हें आप कहेंगे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे सूर्य प्रातः निकलता है, तो सबसे पहला काम क्या है? क्रिया विशेषण कोई भी आप कोई सा भी उसका भेद ढूंढे, सबसे पहले आपको काम ढूंढना है कि इस वाक्य में क्या काम हुआ है। तो सूर्य निकलने का काम हुआ है। कौन निकलता है? सूर्य। कब निकलता है? प्रातः। तो ये कब शब्द आपको क्या बता रहा है? कब, यानी कि समय के बारे में बताया गया है। तो ये आपका कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। पक्षी शाम को लौटते हैं, काम क्या हो रहा है? लौटने का काम हो रहा है। और कब लौटते हैं? शाम को। तो ये आपका कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, स्थानवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है। स्थान, जैसे कि आपको जगह के बारे में बता देंगे कि कहाँ पर काम हो रहा है। जैसे पहले आप परिभाषा लिखें कि जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के स्थान संबंधी विशेषता बताए या उसका बोध कराते हैं, उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं। अब यहाँ आप काम या क्रिया कहाँ हो रहा है, कहाँ हो, काम कहाँ हो रहा है, ये प्रश्न जब आप करेंगे। पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं, काम किसका है? उड़ने का, उड़ रहे हैं। कहाँ उड़ रहे हैं? आसमान में। तो ये आपका क्या है? ये आपका है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। क्यों? देखो, पहले में हमने जब काल की बात कर रहे हैं तो कब प्रश्न करेंगे कि काम कब हो रहा है। काम हो रहा है, उड़ रहे हैं।
अब स्थानवाचक है तो कहाँ उड़ रहे हैं, ठीक है, कहाँ उड़ रहे हैं, काम कहाँ हो रहा है, कहाँ उड़ रहे हैं, तो आपका आसमान में, तो ये आपका क्रिया विशेषण है। तो प्रश्न इस प्रकार से करेंगे आप, क्रिया विशेषण, क्यों, क्योंकि ये तो आपकी क्रिया है, उड़ रहा है, और ये आपका उसकी विशेषता, हरियाली चारों ओर फैली है, काम फैलने का, ठीक है, कहाँ, चारों ओर, तो ये आपकी क्रिया विशेषण कहलाती है, क्रिया विशेषण कहलाती है। चलिए लिखें इसे भी, तो ये आपकी क्रिया विशेषण है। तो इसमें आप लिखेंगे स्थानवाचक क्रिया विशेषण में कि जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के स्थान संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं या स्थान के बारे में बताते हैं, उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण आप कहेंगे। जैसे पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं, सबसे पहला काम क्रिया से आप वाक्य से आप क्रिया को पहचानिए, क्रिया क्या हो रही है, काम क्या हो रहा है। तो यहाँ उड़ने का काम हो रहा है, कहाँ उड़ रहे हैं, आसमान में। हरियाली चारों ओर फैली है, कहाँ फैली है, चारों ओर, ठीक है। चलिए लिखिए इसे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ आए, आसमान और चारों ओर शब्द बताते हैं कि क्रिया कहाँ हो रही है। तो जैसे कि हमने कहा था आपको कि आपको प्रश्न करना है कि काम कहाँ हो रहा है, क्रिया कहाँ हो रही है। तो कहाँ हो रही है, ये क्रिया होने के स्थान का बोध कराते हैं, इसलिए ये आपके स्थानवाचक क्रिया विशेषण शब्द हैं। लिखें इसे भी, इसलिए ये आपके स्थानवाचक क्रिया विशेषण शब्द हैं। अब इसके अलावा देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण जैसे आपका निकट हो गया, पास हो गया, भीतर, बाहर, ऊपर, नीचे, इधर उधर, दाएं बाएं, आगे दाहिने आदि शब्द जो है स्थानवाचक क्रिया विशेषण शब्दों के उदाहरण हैं। इनको भी आप लिख लीजिएगा। ये सभी शब्द किसके हैं, स्थानवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। चलिए, तो ये सभी आपके स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अंदर आते हैं। अब आगे आपका थर्ड है, क्योंकि यहाँ हमने इसके 4 भेद पढ़े हैं। तीसरा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। चलिए, रीतिवाचक क्रिया विशेषण इसे लिखेंगे। तो लिखे इसमें कि जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया की रीति संबंधी यानी कि काम कैसे हो रहा है विशेषता का बोध कराते हैं, उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण आप कहते हैं। जैसे हिरन तेज दौड़ता है, तो इस वाक्य में आपका काम क्या है, दौड़ने का काम है। कैसे दौड़ता है, तेज दौड़ता है। तो काम कैसे हो रहा है, काम कैसे हो रहा है, ये प्रश्न आप करेंगे तो आपको मिल जाएगा क्या, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो कैसे दौड़ता है, यानी कि इस प्रश्न के, इसके वाक्य के लिए हिरन कैसे दौड़ता है, कैसे दौड़ता है। तो तेज शब्द आपका क्या है, ये आपका हो जाएगा रीतिवाचक। ऐसे ही कछुआ धीरे धीरे चला, वाक्य में आपका क्रिया क्या है, चला, चलने का काम हुआ। कैसे, धीरे धीरे। तो ये आपका क्या है, ये आपकी क्रिया विशेषण है, वो भी रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। तो ये आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। तो हिरन कैसे दौड़ता है, हिरन धीरे धीरे दौड़ता है, सॉरी,
हिरन आपका तेज दौड़ता है और कछुआ कैसे चलता है, धीरे धीरे चलता है। तो किसी भी वाक्य में आप जो काम हो रहा है, काम कैसे हो रहा है, इसको आप जरूर लिखें। काम कैसे हो रहा है। यदि इस प्रश्न का उत्तर मिले तो आप वहां पर बताएंगे कि इसमें आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण भी है, ठीक है ना। तो ये शब्द आपको लिखने हैं कि इसमें आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। तो कैसे हो रहा है, काम कैसे हो रहा है, काम कब हो रहा है और काम आपका कहाँ हो रहा है, इन 3 प्रश्नों के उत्तर आपको मिले तो यहाँ पर आपको अलग अलग आपके क्रिया विशेषण के बारे में आपको पता चलता है। यहाँ आए तेज और धीरे धीरे शब्द जो है क्या बताते हैं, ये क्रिया विशेषण किस प्रकार से संपन्न हुई है, अतः ये आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। चलिए इसे लिखें, आप जल्दी से नोट करें इसे, रीतिवाचक को भी। चलिए तो पहला है आपका क्या, यहाँ पर आपने अलग अलग भेद पढ़ लिए, ठीक है। पहला कालवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, और अब देखिए नेक्स्ट है आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। आगे लिखेंगे इसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाण यानी कि जो आप काम हो रहा है वो कितना हो रहा है। तो देखिए परिमाण का अर्थ होता है मात्रा, किस मात्रा में काम हो रहा है। जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया की मात्रा या परिमाण संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ पर शब्द आप लिखेंगे बहुत, अति, अत्यंत, खूब, कुछ, पर्याप्त, अधिक, कम आदि शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण शब्दों के उदाहरण हैं, ठीक है। जल्दी से नोट करें, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, परिमाण का अर्थ क्या हो जाता है, मात्रा से, यानी कि काम कितना हो रहा है, अधिक हो रहा है, बहुत कम हो रहा है, तो किस मात्रा में काम हो रहा है, इसका जो बोध कराता है उसे हम कहते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। चलिए इसे नोट करें जल्दी से। चलिए लिख लिया सभी ने, तो ये आपका हो गया है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। चलिए तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर एक उदाहरण आप यहाँ लिख सकते हैं इसका। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, तो ये था आपका क्रिया विशेषण और क्रिया विशेषण के भेद। चलिए तो इस प्रकार से ये आपका क्रिया विशेषण भी आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और इसके जो उदाहरण हैं, कुछ उदाहरण आप इसके यहाँ लिख सकते हैं, पहले आप इसे नोट करें। तो देखिए उदाहरण में जैसे आपका क्या आ गया है, बहुत, अति, अत्यंत, खूब, कुछ, पर्याप्त, अधिक, कम आदि। तो यानी कि आपका जो काम है, काम से पहले यदि ये शब्द आते हैं तो वहां आप क्या कहेंगे, वहां पर आपका क्या है, वहां आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, ठीक है। कि वो राम जो है बहुत तेज दौड़ता है, तो वो आपका क्या है, परिमाणवाचक है, ठीक है। बहुत शब्द आ गया है, तो ये इसके उदाहरण इन्हीं से आप लगा सकते हैं क्योंकि बहुत सारे शब्द हैं। तो बहुत, अति, तो यदि क्रिया से पहले ये शब्द लग जाते हैं, बहुत, अति, अत्यंत, खूब, कुछ, पर्याप्त, अधिक, कम आदि इस प्रकार के शब्द आ जाते हैं तो वे सभी आपके परिमाणवाचक में आ जाते हैं। तो इस प्रकार से आपका क्रिया विशेषण भी कंप्लीट हो गया है। इसके 4 भेद आपको बताए हैं। चलिए इसको जल्दी से रिवाइज करेंगे और आगे फिर हम नेक्स्ट जो आपके पास क्या है अव्ययी शब्द है उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहला आपका कालवाचक हमने यहाँ आपको बताया कि कालवाचक है, फिर स्थानवाचक है, रीतिवाचक है और परिमाणवाचक है। इससे पहले आपने क्या देखा
कि जो आपका अव्ययी शब्द है उसके आपके कितने भेद हैं, 5 बताए हैं, 4 आपके सिलेबस में है। संबंध बोधक दूसरा आपका है। क्रिया विशेषण के बारे में आपने यहाँ क्या कहा कि जो काम की विशेषता बताते हैं वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। और इसके भी 4 भेद हैं। पहला भेद कालवाचक, जिसमें काम कब हो रहा है, स्थानवाचक काम कहाँ हो रहा है, रीतिवाचक काम कैसे हो रहा है, और परिमाणवाचक काम कितना हो रहा है। इसके बारे में यहाँ पर 4 भेद में बताया गया है। ये हमने डिटेल में पढ़ लिया। अब दूसरा है यहाँ पर आपका संबंध बोधक अव्ययी। अव्ययी में संबंध बोधक हेडिंग डालेंगे, संबंध बोधक। पहला था क्रिया विशेषण, वो आपने पढ़ लिया। अब दूसरा है संबंध बोधक। लिखेंगे जिन अव्ययी द्वारा, अव्ययों द्वारा, जिन अव्ययों द्वारा संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संबंध जाना जाए वे संबंध बोधक कहलाते हैं। ठीक है, जिन अव्ययों द्वारा संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संबंध जाना जाए वे आपके संबंधवाचक कहलाते हैं। संबंध बोधक शब्द जो हैं, शब्दों को दिशा, काल, स्थान, उद्देश्य, कारण, तुलना, विषय आदि के आधार पर इसके भी भेदों को बांटा गया है। अब इसके भी अलग अलग भेद हैं। संबंध बोधक के प्रकार, संबंध बोधक के निम्न प्रकार यहाँ पर हैं। कौन कौन से? अब देखो, सबसे पहले इसकी परिभाषा लिखनी है कि जिन अव्ययों द्वारा संज्ञा या सर्वनाम का वाक्यों के दूसरे शब्दों के साथ संबंध जाना जाए वे संबंध बोधक कहलाते हैं। वे संबंध बोधक कहलाते हैं। संबंध बोधक शब्दों को दिशा, काल, स्थान, उद्देश्य, कारण, तुलना, विषय आदि के आधार पर भेदों को बांटा जाता है। संबंध बोधक के प्रकार, संबंध बोधक के निम्न प्रकार हैं। पहला प्रकार है, चलिए इतना आपने लिख लिया है। पहला प्रकार है काल सूचक। पहला प्रकार है काल सूचक। तो काल सूचक देखिए, के बाद, से पहले, के पश्चात, के पूर्व आदि। ठीक है, कौन कौन से शब्द के बाद, से पहले, के पश्चात, के पूर्व, जल्दी लिखें इसे, काल सूचक। दूसरा है स्थान सूचक। ठीक है, के अंदर, कौन कौन से शब्द? के अंदर, के बाहर, के सामने, के पीछे, के पास, के ऊपर, के नीचे आदि शब्द स्थान सूचक में आते हैं। इसके बाद आपने क्या कहा? दिशा के आधार पर भी, तो दिशा सूचक की ओर, की तरफ, के पास, के समीप, के निकट आदि शब्द इसमें आ जाते हैं। इस प्रकार से चलिए, तो दिशा सूचक में आ जाएगा की ओर, दिशा में, की तरफ, के पास, के समीप, के निकट। तो ये आपका दिशा सूचक है। पहला काल सूचक, स्थान सूचक, दिशा सूचक। अब है समानता सूचक। के समान, जब हम समानता दिखाते हैं ना, तो के समान, की तरह, के बराबर, के जैसा, ये शब्द इस प्रकार से आ जाएंगे। फिर हम तुलना भी, हमने बोला था कि तुलना भी हम करते हैं, तो तुलना सूचक हो जाएगा की अपेक्षा, जब तुलना करते हैं, की अपेक्षा, की तुलना में आदि। फिर है कारण भी, कारण सूचक, के कारण, की वजह, के मारे आदि शब्द। विकल्प सूचक, के बदले,
विकल्प के बदले या की जगह आदि शब्द यहाँ पर विकल्प सूचक में आते हैं। लिखेंगे जल्दी। फिर देखिए विरोध सूचक। नेक्स्ट है विरोध सूचक। के अनुसार, के विपरीत, के विरुद्ध, विरोध में विपरीत, या के प्रतिकूल, के खिलाफ, ये विरोध सूचक आपके हैं। जल्दी इसे नोट डाउन करें। तो यहाँ पर आपके पास जो संबंध बोधक अव्यय है, इसमें सबसे पहला आपका है काल सूचक। इसमें कौन से शब्द आते हैं? के बाद, से पहले, के पश्चात, के पूर्व आदि आपके काल सूचक हैं। तो स्थान सूचक में आपके के अंदर, के बाहर, के सामने, के पीछे, के पास, के ऊपर, के नीचे आदि शब्द आएंगे। दिशा में आपका दिशा सूचक में की ओर, की तरफ, के पार और के समीप। समानता सूचक के समान, की तरफ, के बराबर, के जैसा आदि आ जाएंगे। तुलना सूचक की अपेक्षा, की तुलना में आदि शब्द आ जाएंगे। कारण सूचक के कारण, की वजह, के मारे आदि शब्द आ जाएंगे। विकल्प सूचक के बदले, की जगह। विरोध सूचक के अनुसार, के विपरीत, के विरुद्ध या के प्रतिकूल या के खिलाफ। चलिए लिखें इसे। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है आपका समुच्चय बोधक। देखिए जो शब्द दो शब्दों या पद बंधों या वाक्यों को परस्पर जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। लिखिए इसे। समुच्चय बोधक जो शब्द दो शब्दों को, पद बंधों को या फिर आपका वाक्यों को परस्पर में जोड़ते हैं तो उन्हें आप कहेंगे समुच्चय बोधक कहेंगे। ठीक है। जैसे अजय ने माता पिता तथा गुरुओं को प्रणाम किया। अजय ने माता, चलिए इसे लिखें पहले इसकी परिभाषा। अजय ने माता पिता तथा गुरुओं को प्रणाम किया। अब यहाँ जो तथा शब्द है ये दोनों वाक्यों को जोड़ रहा है। पहला वाक्य है अजय ने माता पिता को प्रणाम किया, दूसरा वाक्य है अजय ने गुरुओं को प्रणाम किया। यहाँ इसको संयुक्त रूप में लिखा गया है कि अजय ने माता पिता तथा गुरुओं को प्रणाम किया। ठीक है। तो यहाँ क्या कर रहा है, ये दो वाक्यों को परस्पर जोड़ रहा है। सचिन व सौरभ में गहरी मित्रता है। ठीक है। तो यहाँ ये दोनों सचिन और सौरभ को जो है यहाँ जोड़ रहा है, ये वो शब्द है। ठीक है। इसको योजक भी कहा जाता है। ठीक है। आप इंग्लिश में पढ़ते हैं ना कंजक्शन, जिसमें वो दो जो आपके वर्ड्स हैं या सेंटेंस हैं उनको वापस में जोड़ते हैं। समुच्चय बोधक शब्दों को योजक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? योजक भी इसे कहा जाता है। समुच्चय बोधक जोड़ने के साथ साथ कारण या परिणाम बताने, विकल्प बताने व विरोध जताने का भी कार्य करते हैं। ठीक है। तो कई बार जो है समुच्चय बोधक शब्द जो है जोड़ने के साथ साथ एक तो जोड़ता है, साथ में वो कारण भी बताता है। कभी कभी हम बट लिखते हैं ना, लेकिन वो शब्द भी आपका संयोजक शब्द है या आपका योजक शब्द है या समुच्चय बोधक है। परिमाण आपका जो परिणाम है उसके बारे में भी बताता है। विकल्प बताने व विरोध जताने का भी ये कार्य करता है। ठीक है। तो इसे लिखें आप। कई बार हम जो है इससे जो है कारण बताते हैं, इससे परिणाम भी बताते हैं और विकल्प बताते हैं, विरोध भी जताते हैं।
तो इन सभी का प्रयोग जो है समुच्चय बोधक शब्दों से किया जाता है। ठीक है, अब जैसे अब इसी के आधार पर पहले इसके भेद कर लेते हैं। देखिए इसके जो है समुच्चय बोधक अव्यय के दो भेद हैं। पहला भेद है समानाधिकरण समुच्चय बोधक। जो समुच्चय बोधक समान स्तर वाले शब्दों, वाक्यांशों या उपवाक्यांशों को जोड़ते हैं उन्हें समानाधिकार करण समुच्चय बोधक कहा जाता है। ठीक है, तो जैसे समान मीना और नींद आ गई, तो दोनों आ गए हैं, दोनों समान यहाँ पर हैं। ठीक है, नेहा या तो चाय पिलाओ या कॉफी पिलाओ, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, ये जो है समान शब्दों को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। किसको, नेहा या तो चाय पिलाओ या कॉफी पिलाओ। ठीक है, अब इसी में आपका व्यधिकरण समुच्चय बोधक है। जो अव्ययी शब्द दो शब्दों, पदों, उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है उसे व्यधिकरण कहा जाता है। ठीक है, समुच्चय बोधक अव्यय कहेंगे। जैसे महेश कार्यालय नहीं आया लेकिन वह बीमार था, क्योंकि वह बीमार था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, दो शब्दों, पदों, उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है, उसे क्या कहेंगे आप, व्याधिकरण समुच्चय बोधक कहेंगे। उसने परिश्रम किया फिर भी उत्तीर्ण न हो सका। उसने परिश्रम किया फिर भी उत्तीर्ण न हो सका, तो ये शब्द इसको हम कल फिर पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ समानाधिकरण समुच्चय बोधक हो गया, इसके बाद आपका व्याधिकरण समुच्चय बोधक हो गया है। इनको हम नेक्स्ट क्लास में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने समुच्चय बोधक के दो आपको भेद बताए हैं। ठीक है, और इनके बारे में आपने लिख लिया तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में इसको फिर से डिस्कस करेंगे और इसके बारे में फिर से हम जानेंगे। तो देखिए अव्ययी शब्दों को हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने क्रिया विशेषण पढ़ा, फिर हमने संबंध बोधक पढ़ा और समुच्चय बोधक यहाँ पर हम पढ़ चुके हैं, और इसको हम फिर से रिवाइज करेंगे एक बार। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।